के फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात मैं कर रहा हूँ भौतिक विज्ञान के पेपर जो कि यूपीएमएसपी ने अपना तैयार किया है। यूपी बोर्ड ने एक प्रदर्शित प्रश्न पत्र तैयार किया है, तो आप लोगों को वो ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे कई पिछली बार ही था कि कई क्वेश्चन उससे फंसते हैं, इसलिए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न पत्र को आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इसमें पहले जो कि इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, 3 घंटा 15 मिनट का ये पेपर होता है और ये प्रश्न पत्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके लिए, यूपी बोर्ड के लिए। निम्नलिखित में से कौन में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? इसमें से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? अगर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम मैं पढ़ा चुका हूँ। इस स्पेक्ट्रम गामा किरण से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? ये लॉन्ग वेव तक जाता है, यानी रेडियो वेव तक जाता है। तो यानी रेडियो वेव जो होती है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? वो गामा तरंग की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद में आप जो है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये 5 जो है 6 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ये आपके पेपर को नंबर मार्किंग को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। एक गतिमान कण का संवेग p है तथा द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? यानी द्रव्यमान अगर संवेग p है तो लेमडा इक्वल टू द आपको पता है h/p होता है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य h/p, यह पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? प्रथम नियम क्या कहलाता है? किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा आई इक्वल टू द जीरो, यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, यानी आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी इसका तीसरा क्वेश्चन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा घा क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड के उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण केवल है। यानी पीएन संधि डायोड के जो है उत्क्रम उत्क्रम अभिनत, यानी एक उत्क्रम अभिनत और पार्श्व अभिनत दो होते हैं। उत्क्रम अभिनत में क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेश जो है गति करते हैं के कारण होता है। यानी तो उत्क्रम अभिनत में आपके बहुसंख्यक आवेश के कारण ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं? यानी कहने का मतलब है पी टाइप और एन टाइप में, पी टाइप में कोटर होते हैं और एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कोटर इलेक्ट्रॉन। यानी देखते हैं इसका 2 ऑप्शन तो ये दिए गए हैं वो सही नहीं है, इसका मतलब ये कोटर इलेक्ट्रॉन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने बात भी किया है मीटर सेट जब पढ़ाते समय भी। मीटर सेट के तार निम्न में से किस धातु का बना होता है? मीटर सेट का तार निम्न में से किस धातु का बना होता है? लोहे का तो नहीं बना होता है, कॉपर का भी नहीं, मैग्नीज तथा यूरेका का बना होता है। यानी ये कह सकते हो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चंस हैं वो कुछ हल करने वाले हैं आपके पास, तो उनको मैं हल कर देता हूँ। वो भी एक नंबर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बामन श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होती है? यानी बामन श्रेणी कौन सी होती है आपको पता है? बामन श्रेणी यानी जब दूसरी लाइमन के बाद वाली बामन श्रेणी, जब n इक्वल टू द 2 से 2 पर 3, 4, 5, 6 से इनफाइनाइट तक से जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बामन श्रेणी की कब होगी? जब आपको n इक्वल टू द 2 पर n इक्वल टू द अनंत से ट्रांजिशन हो रहा होगा। कहने का मतलब है 1/λ इक्वल टू द ये r इक्वल टू द 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ अनंत, ये कर लोगे तो ये 4 आ जाएगा। 1/λ इक्वल टू द r/4, सो लेमडा इक्वल टू द आपका निकल के आ जाएगा 4/r। इतना भी इतने मीटर भी लिख सकते हो, आर के टर्म में भी निकल आया ये आपका तरंगदैर्घ्य। और चाहो तो आर की वैल्यू 1.09 × 10⁻⁷ रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, उतने मीटर निकल आएगा। ये इसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। किसी भी श्रेणी की अगर न्यूनतम तरंगदैर्घ्य आपको निकालनी है तो अनंत से ट्रांजिशन हो रहा होगा उस श्रेणी के पे, तो वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। चलिए ये क्वेश्चन अब हल हो गया। अगला क्वेश्चन इसी का खा देख लेते हैं हम लोग। एक गोली
एकल गोलीय पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। एकल गोलीय पृष्ठ के प्रकाश का अपवर्तन के लिए सूत्र आपको लिखना है, तो 1/f इक्वल टू द n-1 इंटू n1 - n2 लिख सकते हो, या n-1 इंटू 1/r। ये आप एकल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र आप लिख सकते हो। गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए आप सूत्र ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगला हम क्वेश्चन हमारे पास जो है और एकल गोलीय पृष्ठ का इसका जो है मेरे वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में आज लिख भी देता हूँ, वहाँ पर जो है मेरे चैनल पे देखिए। गोलीय पृष्ठ के अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र मैंने ज्ञात भी किया है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है समस्थानिक का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझ जाइए। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। वह ऐसे परमाणु, ऐसे नाभिक ऐसे परमाणु जिनका द्रव्य का परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे नाभिकों को समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के केसेस में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3 जिसे कहते हो प्लूटोनियम, ड्यूटेनियम और टाइटेनियम। ठीक है, नाम से इसको जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वैसे तो रेडियो एक्टिविटी हट गई है कोर्स में, लेकिन प्रदर्शित कभी भी पूछा भी जा सकता है। रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिख सकते हो, यानी विभेदन क्षमता किसकी ज़्यादा है वो बढ़ते क्रम। सबसे पहले अल्फा कण हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा विभेदन क्षमता होती है बीटा कण की, फिर गामा किरण की सबसे ज़्यादा विभेदन क्षमता आपकी गामा किरण की होती है। बढ़ते क्रम में इस तरीके से लिखना है, घटते क्रम में नहीं रखना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी संधारित्र की धारिता को हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। संधारित्र की धारिता अगर हम लोग बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, तो धारिता का फार्मूला ε0 A/d होता है। यानी उसकी एरिया यानी प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा के या उनके बीच की डिस्टेंस को कम करके उसकी संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, उसके अंदर के प्रावैद्युतांक को इंसर्ट करके उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको संधारित्र की धारिता 3 तरीके से बढ़ाई जा सकती है, ए को बढ़ाकर या डी को घटाकर या के उसके अंदर प्रावैद्युतांक डाल के, जो हाई प्रावैद्युतांक का पदार्थ डाल के उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इस साल आपको लॉजिक गेट पढ़ने ही है। एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक तथा उसकी सत्यता सारणी। यानी लॉजिक प्रतीक में आपको एंड गेट का बूलियन सूत्र पहले बना लेना है। तो एंड गेट का जो बूलियन सूत्र है वो आपका ये हो जाता है। एंड गेट का ए और बी 2 इनपुट है और वाई इक्वल टू द A.B ये आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो मैंने लॉजिक गेट से एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उससे एक न एक क्वेश्चन 2 नंबर का या 1 नंबर का आपको फंसना तय है। तो अब ए और बी है, तो इसका लॉजिक जो बुलियन सूत्र क्या हो जाएगा, बुलियन फार्मूला ये आपका हो जाएगा, लॉजिक प्रतीक ये कहलाएगा और सत्यता सारणी आप लोग बना सकते हो। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आपका इनपुट हो जाएगा, I/P लिख सकते हो, और ये आउटपुट हो जाएगा। ए और बी है, यहाँ पर A.P प्राप्त होगा। अगर 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0, 1 1 है तो आपका जो प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, ये वाला फार्मूला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, देखिए बहुत आसान है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स आप कई बार हम बता भी चुके हैं कि फाई वैद्युत फ्लक्स है, फाई इक्वल टू द EA काश थीटा होता है। इसका मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हो। बी का मात्रक क्या होता है, आप यहाँ पर अगर नहीं याद आ रहा है तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम हो जाता है। ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है
तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, चलिए इसको देख लेते हैं। यानी एक तार में 5 एम्पीयर की धारा उसके प्रति मिनट इलेक्ट्रॉन कितने वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। 2 नंबर में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 2 नंबर में पूछा गया है, फ्री के नंबर हैं। चलिए इसको हम हल कर देते हैं। आपको पता है कि I बराबर कितना है, 5 एम्पीयर की धारा बह रही है और E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। और Q इक्वल टू द हमें पता है कि I इंटू टी हो जाता है, इक्वल टू द एन ई हो जाएगा, तो N इक्वल टू द आई टी बराबर बाई ई हो जाएगा, ये कहने का हो जाएगा। अब अगला आपके पास दायित्व ये है, चलिए अब इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं। तो n इक्वल टू द टी बराबर 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 हो जाएगा। तो आई टी यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 हो गया। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हो तो ये आ गया, तो ये 600 आ गया, 30 आ जाएगा यहाँ तक, 30/16 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 19 21 लगभग 1.9 इंटू 10 टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे लगभग। और आप लोग एक्यूरेट इसको हल कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमारा ये हल हो गया। खा क्वेश्चन 2 नंबर का फ्री के आंसर, फ्री के नंबर हैं इसमें, आप ये मानते हुए चलिए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर की द्वितीयक श्रेणी की तरंगदैर्घ्य रिडबर्ग कांस्टेंट के पदों में लिखिए। यानी बामर श्रेणी की द्वितीयक तरंगदैर्घ्य का मतलब n बराबर 3 से जब ट्रांजिशन हो रहा हो n बराबर 2 पे, तो वही होगी। r के पदों में लिखना है, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो 1/λ इक्वल टू द r इंटू 1/4 माइनस 1/9 हो जाएगा। और या अगर यहाँ पर देखो तो r कॉमन है, 4 गुणे 9 और 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, यानी r इंटू 5/9 चौक 36 आ जाएगा। तो अगर लेमडा बराबर आपको यहाँ पर निकालना है तो ये आ जाएगा 36/5 r, इतनी उसकी तरंगदैर्घ्य, इतने मीटर की तरंगदैर्घ्य रहेगी, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट के रूप में निकला हुआ है। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए बुंदेल व्यंजक हमारे उसमें देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे आप। आइंस्टीन का जो एक्सप्लेनेशन है उसी में डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमने सूत्र निकाला है, लेमडा इक्वल टू द 12.67 अपान √v, इतने एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का सूत्र निकाला हुआ है, यही आपको सिद्ध करना है। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर में देख सकते हैं। 3 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास। 3 नंबर में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसने जा रहे हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे ही फंसेंगे। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा करके यहाँ पर। यानी अगर संयुक्त फोकस दूरी इस तरीके से लेंस रखे हुए हैं, ये मैंने हल करवाया हुआ है, बिंदु आवेश यहाँ से अगर तरंग पड़ रही है तो अगर ये दूसरा लेंस ना होता तो ये इमेज आई डैश यहाँ पर बनता, लेकिन इस लेंस के होने के कारण ये रिफ्लेक्शन इधर से आ जाता है। तो ये 1/f इक्वल टू द आपको कौन सा फार्मूला हल करना है, 1/f1 प्लस 1/f2 वाला फार्मूला, ये आपको हल करना है। आप लोग सभी छात्र अवश्य ये ध्यान दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। तो इसकी f1 फोकस दूरी हो जाती है, इसकी f2 हो जाती है, ये इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये 3 नंबर का सवाल है, तो इसलिए सभी छात्र अवश्य ये क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए मैंने अभी आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन को हमेशा से कहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए, वो आता ही आता है 3 नंबर 5 नंबर में।
तो आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन क्या था कि ये मेरे वीडियो में आप लोग देख सकते हो। यानी आइंस्टीन ने ये कहा, आइंस्टीन ने प्लैंक के विकिरण सिद्धांत को जो है प्रकाश के लिए अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, ठीक है। तो प्रकाश छोटे छोटे जब कणों के रूप में चलता है तो उसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में हमारा जो है चलता है, तो उन्हीं जो पैकेट्स के रूप में चलता है जिन्हें हम बंडल अथवा फोटान्स कहते हैं, जिन्हें पैकेट अथवा बंडल्स के रूप में चलता है, जिन्हें पैकेट अथवा फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की एनर्जी h/न्यू के बराबर होती है। यानी ये फोटान्स इस तरीके से होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उन्हीं के रूप में चलता है। अब उन्होंने कहा कि किसी फोटान द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी किसी फोटान द्वारा दी गई ऊर्जा वह दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक तो धातु के कार्यफलन W और दूसरे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा के रूप में। तो अब यहीं पर जब K बराबर निकालते हो तो E - W हो जाएगा। तो W अगर सारी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो h/न्यू माइनस h/न्यू नॉट आ जाएगा। तो H कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, इतनी उसकी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। यही आपका कहलाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। 3 नंबर में फ्री के नंबर होते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। और इसका विधिवत तरीके से आपको मेरे चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पूरा डेरिवेशन देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, वो सवाल ये है, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखिए तथा उसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक से स्मॉल r दूरी पर। जब आपसे अनंत लंबाई का, ये ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम इस बार आपको नहीं लिखना है लेकिन उन्होंने दे दिया है। तो ब्रूस्टर का नियम 10 IP = द म्यू इक्वल टू द होता है, वैसे याद कर लीजिए 10 IP पहले हमेशा आता था, इस बार ध्रुवण नहीं पढ़ना इसलिए नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपसे बात कर लेते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B/dl बराबर हो जाता है म्यू इंटू I0 के। अब इसी के उपयोग से सीधे धारावाही चालक से स्मॉल r दूरी पर इससे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लीजिए। मान लिया जाए कि कोई तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही, इससे स्मॉल r दूरी पर P बिंदु है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके चारों तरफ हमने एक सर्किल ड्रा कर लिया। अब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दिया। यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ जब लगाएंगे तो B/dl ये 0 से 2π r तक बढ़ जाएगा, यह म्यू0 इंटू I के बराबर आ जाएगा। B बाहर आ जाएगा, dl का अगर हम लोग वो करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो B/2πr यहाँ पर इक्वल टू द म्यू0 I के बराबर आ जाएगा। तो जब म्यू0 I ये आ जाएगा तो B बराबर हमारा निकल आएगा म्यू0 I/2π और r, ये हमने आपको बताया भी है। और ये म्यू0 2πr, इसमें आप हल के यही आपको हल करना है। बस एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो, आपके सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे की ओर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी कहने का मतलब है, अगर मिली हेनरी है तो मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड नीचे चला जाएगा, मिली हेनरी ऊपर चला जाएगा। तो बदलने की L = आपके पास दिया गया है 40 मिली हेनरी और डेल्टा dt ये दिया गया है आपके पास 5 मिली सेकेंड। और धारा DI जो परिवर्तित हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक, 12 एम्पियर, 2 एम्पियर से 12 यानी 10 एम्पियर की धारा परिवर्तित हो रही है। अब आप फार्मूला सीधे E = लगा सकते हो, L × DI/dt वाला फार्मूला लिख सकते हो। क्योंकि ये भी मिली में है, ये भी मिली में है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं यहीं पर हम। तो E = ये 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10 हो सकता, 5 अट्ठे 40, 8 यानी 80 वोल्ट विद्युत वहाँ पर EMF जनरेट होगा।
ये आप हल कर सकते हो। 3 नंबर फ्री के नंबर हैं। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, स्वप्रेरण गुणांक दिया गया है। तो आप लोग ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में। 5वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके पदार्थ का पूर्णांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। यानी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है। तो इसमें आप फार्मूला ये लगा सकते हो, 1/f इक्वल टू द n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 वाला आप फार्मूला लगा सकते हो। अगर इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सम उत्तल है, तो सम उत्तल का मतलब एक पृष्ठ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू द n-1 लेंस मेकर फार्मूला लग रहा है। आप लोग लेंस मेकर फार्मूला को अवश्य पढ़ लें। 1/n1 माइनस r हो जाएगा। अब आप r बराबर निकाल सकते हो। इसको तिर्यक गुणा यहाँ ले जाओ, ये इधर गुणा हो जाएगा। तो ये आप r इक्वल टू द निकाल सकते हो। तो 1/n-1 r उधर तिर्यक गुणा कर दिया, r वो आ गया, f यहाँ पर आ जाएगा। यानी यहाँ से n-1 यानी 1.5 -1 और फोकस दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर। 20 से मल्टीप्लाई यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाई 20 इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 20 को मल्टीप्लाई करके आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट के रूप में लिखिएगा कि कितनी उसकी फोकस दूरी आई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह है एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी इतनी है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता के लिए अभिदर्शक, ये आप लोग हल करके मुझे जो है इसका आंसर अवश्य बताएंगे, क्योंकि आवर्धन क्षमता वाला सूत्र लगना है इसमें और कुछ नहीं है। एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, यानी LI लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। परिपथ बनाकर इसके BI कैरेक्टरिस्टिक, यानी अगर हम लोग इसका परिपथ बनाओगे तो परिपथ इनका जो है प्रकाश इसमें पड़ता है। तो परिपथ अगर हम इसको जोड़ोगे तो ये इस तरीके से ही बनेगा। तथा अगर BI कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे वोल्टेज वाई के साथ में, जो साधारण डायोड की होती है कैरेक्टरिस्टिक, वही सीधे चली जाती है। ये आपका आंसर 3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। अगला है, किरचॉफ के नियमों का परपथीय चित्र बनाकर समझाइए। पर किरचॉफ का नियम क्या है कि प्रथम नियम, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी I1 अगर धारा आ रही है, I2 जा रही है, ठीक है, I3 I4 और I5 है, तो आ रही धारा बराबर हो जाती है जा रही धारा। यानी अगर I1 आ रही धारा है माइनस I2 जा रही धारा है प्लस I3 का I2 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। I3 जा रही है 12 और माइनस I4 भी जा रही है प्लस I5 आ रही है, बराबर 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो धाराएं संधि पर आ रही हैं बराबर वो धाराएं जा रही हैं, सिग्मा I इक्वल टू द 0 हो जाएगा। ये भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोनों नियमों का स्पष्टीकरण वहाँ पर लिखा है। किरचॉफ के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी छात्र अवश्य पढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अथवा करके उसी में दिया गया था आपका ये भी क्वेश्चन। एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलित चुम्बकीय क्षेत्र इतना टेस्ला दिया गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये वेव नंबर होता है। यानी K इक्वल टू द 2 पाई लेमडा इक्वल टू द, ये K के बराबर होता है, K अपन 2 पाई बाई लेमडा हो जाता है।
तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2 लित्र विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। ये चेंज हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खाली सी से मल्टीप्लाई कर दोगे बी वाई को, और बी वाई ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये जेड डायरेक्शन में यहाँ पर ई जेड हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। चलिए आगे की ओर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ये 5 नंबर के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा है, यानी संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें अल्प दूरी पर अत्यधिक चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, वही कहलाता है आपका संधारित्र। एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें अत्यधिक मात्रा में कम स्पेस पे ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक की गणना कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक एप्सिलॉन नॉट A/D, जो कि आप मेरे जो है पूरा वीडियो पीछे दे सकते हैं, उसमें दिया गया है। तो ये एप्सिलॉन नॉट A/D होता है समांतर प्लेट संधारित्र का। अगर के पर आवेदनांक डाल दोगे तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, तो यही इसकी धारिता एप्सिलॉन नॉट A और K/D हो जाएगा। यानी इसके अंदर अगर हम संधारित्र के अंदर कोई धारिता डाल देते हैं तो उसका ये आपका हो जाएगा। अथवा करके इसी में क्वेश्चन आपका दिया गया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि गॉस प्रमेय आपको पढ़नी है। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करिए। यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या है?